कावना के दो ही बेटे रोहित और रमेश थे। कुछ माह पहले ही उसके बड़े बेटे रोहित की शादी उसकी पसंद से साक्षी से हुई थी। साक्षी का काला रंग होने के कारण कावना ने उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसी वजह से वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन कावना अपने छोटे बेटे रमेश से कहती, रमेश बेटा, तुम काम के सिलसिले में बाहर जाना चाह रहे हो, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके फिर ही बाहर जाओ। और हाँ, देखना, मैं अपनी पसंद से चांद सी बहू लेकर आऊंगी। अरे माँ, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी चांद सी बहू तुम्हें दिन में तारे दिखा दे। कावना सोच भी नहीं सकती थी कि रमेश की मजाक में कही हुई बात सच होने वाली है। कुछ दिन बाद ही रमेश की शादी बहुत धूमधाम से अंकिता से हो जाती है। अंकिता के घर में आने से कावना बहुत खुश थी। वो अपनी बड़ी बहू साक्षी से कहती है, ओ काला जामुन, देखा नई बहू के आने से कितनी रौनक हो गई है घर में। मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, अब तुम उसका ख्याल रखना। पता नहीं क्या नजर आया था तुम में मेरे बेटे को। कावना साक्षी को बातें सुनाती जा रही थी और वो चुपचाप सुनती जा रही थी। उन दोनों की बातें रोहित सुन लेता है और अपनी पत्नी का अपमान होते देखकर वो साक्षी से कहता है, देखो साक्षी, तुम मेरी माँ की बातों को दिल पर मत लेना। तुम बहुत सुंदर हो और मेरा विश्वास करो, ये सुंदरता एक दिन मेरी माँ को जरूर नजर आएगी। वो जान जाएगी कि गोरा रंग ही सब कुछ नहीं होता। अपने पति का साथ पाकर साक्षी शांत हो जाती है कि इस घर में कोई तो उसे समझता है। कावना अपनी छोटी बहू अंकिता का बहुत ख्याल रखती और उसे कोई काम न करने देती और साक्षी से नौकरों की तरह काम लेती थी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं कि वहीं पर कावना आ जाती है। कावना अंकिता को रसोई में देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त मेरे बेटे के पास होना चाहिए। वैसे भी कुछ दिन बाद वो चला जाएगा और इतनी गर्मी में तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? ये काली कलूटी है ना यहाँ काम करने को। चलो चलो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। अपनी सास की बात मानकर अंकिता अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह साक्षी दिन रात काम करती और अंकिता हर वक्त आराम करने या फिर अपनी सास से बातें करती। कुछ दिन बाद रमेश अमेरिका चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन घर की सफाई करते वक्त साक्षी से गुलदान टूट जाता है, जिस पर कावना उसे कहती है, अरे ओ कलमुही, ये क्या कर दिया तूने? तुम्हें पता भी है इस गुलदान की कीमत क्या है? पता नहीं क्या देख लिया था तुम में मेरे बेटे ने। चलो उठाओ ये जल्दी से और मेरे और छोटी बहू के लिए जल्दी से फ्रेश जूस बनाओ। कावना साक्षी को बातें सुनाकर चली जाती है। साक्षी मन ही मन रोती मगर कुछ न कहती थी। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए कावना का पांव फिसल जाता है और वो बुरी तरह जमीन पर आ गिरती है और बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाकर पता चलता है कि कावना की टांग टूट जाती है और अब वो चल फिर नहीं सकती थी। घर वापस आने पर कावना रो रही होती है, अरे ये क्या हो गया बेटा, मैं तो खुद ही बोझ बन गई। रोहित अपनी माँ को तसल्ली देता है, अरे माँ, आप चिंता नहीं करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी और आपकी बहुएं हैं ना आपका ख्याल रखने को। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। कावना दिन रात अपने बिस्तर पर पड़ी रहती और साक्षी दिन रात अपनी सास की खिदमत करती। एक दिन अंकिता अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना है। वैसे भी रमेश यहाँ पर नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अब वहाँ चली जाऊँ। अरे अंकिता बेटा, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम मायके जाकर रहोगी? मैं पूछने नहीं बताने आई थी, और वैसे भी आपकी खिदमत करने को वो है ना काली कलूटी। कावना हक्की बक्की रह जाती है। उसकी चांद सी बहू उसका मुश्किल में साथ छोड़ गई थी और उसी का पढ़ाया हुआ सबक आज वो उसके सामने बोल रही थी। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है।
साक्षी के दिन रात ख्याल रखने के कारण भावना स्वस्थ हो जाती है। अपनी माँ को उसके पैरों पर चलता देखकर उसका बेटा रोहित बहुत खुश होता है। देखा ना माँ, मैंने कहा था तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं सिर्फ काला और गोरा रंग देखती रही, मगर तुम्हारे संस्कार न देख सकी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। साक्षी बहुत खुश हो जाती है कि अब उसको अपने ससुराल में पूरी तरह से मान सम्मान मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गोरा या काला होने से कुछ नहीं होता, जीत हमेशा अच्छे संस्कार की होती है। ये अच्छे संस्कार ही होते हैं जो किसी का मन जीत लेते हैं।